नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक खबरदार। आज हम अयोध्या से आपके लिए लेकर आए हैं क्योंकि इस भूमि पर समूची दुनिया की निगाहें आकर टिक गई हैं। यहां पर किस तरह की रंगीन रोशनी है, किस तरीके से अयोध्या उत्सव के माहौल में डूबी हुई है, ये हम पूरी खबरदार में आपको दिखाएंगे। लेकिन साथ ही कुछ और अहम खबरें भी आपके लिए रहेंगी जो कि सुशांत सिंह राजपूत केस से लेकर कोरोना के बढ़ते हुए मामलों तक हम आपको दिखाएंगे। जल्दी से खबरों की लेंस से हम आपको दिखा देते हैं कि खबरदार में आज हम आपको क्या क्या दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले जो खबर इसमें रहेगी वो ये है कि आस्था का अलौकिक प्रकाश जिसे अयोध्या जगमगा रही है। आज से अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का अनुष्ठान शुरू हो गया है। आज से वो पूजन अर्चन शुरू हो गया है। इसी के साथ अयोध्या पूरे विधि विधान के साथ 5 अगस्त की ओर बढ़ रही है। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे और इसीलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचकर बार बार जायजा लेते हैं कि कहीं पर कोई भी कमी न रह जाए। कैसी तैयारियां है, क्या व्यवस्था है, कैसा माहौल है, ये सारी चीजें आज हम आपको दिखाने वाले हैं। विश्लेषण नंबर 1 हमारा यही होने वाला है। इसके साथ सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जो गुत्थी है वो हर गुजरते दिन के साथ थोड़ी सी और उलझती जा रही है। इसमें नया ट्विस्ट सुशांत सिंह राजपूत के पिता की ओर से जो एक बात की गई है उसकी वजह से आया है, वो ये कि 25 फरवरी को ही उनकी तरफ से वहां की मुंबई की पुलिस को ये कह दिया गया था कि उन्हें खतरा है। बांद्रा पुलिस को 25 फरवरी को ही बता दिया गया था कि सुशांत की हत्या हो सकती है। इस सनसनीखेज बयान और शक की सुई को घुमाने वाले व्हाट्सएप चैट का विश्लेषण करेंगे। आपको मुंबई और बिहार पुलिस के बीच जो टकराव चल रही है उसका भी पूरा अपडेट देंगे। इसके बाद आगे कौन सा विश्लेषण हम करने वाले हैं वो भी आपको बताते हैं। आज पूरे देश में रक्षाबंधन का हर्षोल्लास रहा, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के परिवार और खास तौर पर उनकी बहनों के लिए आज का त्योहार बहुत दर्द लेकर आया। उनकी बहनों ने किस तरीके से कविताओं के जरिए अपने दुख को प्रकट किया है ये भी हम आपको आज दिखाएंगे। चिंताजनक खबर यह है कि भारत में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अब 18 लाख का आंकड़ा भी पार हो चुका है हिंदुस्तान में। यानी कि दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं उन्हें पछाड़ने के बेहद करीब हिंदुस्तान खड़ा हो गया है। इस समय जिस तरह से नेताओं और उनके परिवार के सदस्यों के कोरोना संक्रमित होने का सिलसिला एक तरह से चल पड़ा है और लगातार जारी है, वो भी हम आज आपको दिखाने वाले हैं। डेटा इंटेलिजेंस यूनिट की मदद से आपको हम बताएंगे कि आपके इलाके में कोरोना का असर ज्यादा हो रहा है या फिर कम हो रहा है। और दुनिया की एक बड़ी ट्रेंडिंग खबर आपको हम दिखाएंगे। अमेरिका की कैलिफोर्निया की खबर है ये, किस तरीके से वहां के जंगलों में आग लगी है और इस आग को एप्पल फायर कहा गया है। कैलिफोर्निया के 20,000 एकड़ जलकर खाक हो गए, अपनी चपेट में ले लिया है। तापमान बढ़ गया है, लोग अपने घरों को छोड़कर जा रहे हैं। ये आग तेज हवाओं की वजह से काबू में नहीं आ पा रही है। लेकिन राम मंदिर का जो भूमि पूजन होना है उससे पहले एक पूरी प्रक्रिया है, पूरा अनुष्ठान जो है वो शुरू हो चुका है। हम अयोध्या में इस समय सरयू नदी की धार जहां से बहती है राम की पैड़ी, वहां पर खड़े हुए हैं और किस तरह से जगमगा रही है अयोध्या ये आप भी देख रहे हैं। लेकिन इसके पीछे पूरे प्रशासनिक अमले जामे के बहुत सारे प्रयास हैं जो चाहते हैं कि ये दुनिया में एक ऐसा आयोजन हो जिसे सब एक टक बस निहार सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहां पर आना है, उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जायजा ले रहे हैं तैयारियों का। देखिए सबसे पहले हमारी ये रिपोर्ट। नगर में डगर डगर ऐसी ही रामधूम, ऐसी ही रौनक, ऐसा ही उत्साह और ऐसी ही चमक देखी जा रही है। राम की भक्ति में नहाया हुआ है अयोध्या। दीपावली का पर्व इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि वनवास के बाद प्रभु श्री राम लौट कर आए थे और उसके बाद जगमग हो गई थी अयोध्या नगरी। आज भी देखिए आपको कितनी जगमगाती हुई ये नगरी नजर आ रही है। सरयू की धारा पर जो प्रतिबिंबित होती ये रोशनी की किरणें हैं, ये अपने आप में अलौकिक बना रही हैं इस पूरी नगरी को।
कल से यहां पर दीपोत्सव मनाने की योजना है ताकि जब भूमि पूजन हो उससे पहले की रात को भी अविस्मरणीय बनाया जा सके। लेकिन अभी तो अयोध्या में उत्सव का माहौल शुरू हो चुका है। हमारे साथ हैं शंख श्री वल्लभ जी और हैदराबाद से आए हैं। तो आपका ये माला और शंखनाद साथ कैसे चलता है? ये भगवत कृपा से चलता है। एक एक शंखनाद के साथ साथ सांस लेने के साथ साथ ये माला भी घूमती है और जब ये 108 हो जाती है तो समझ जाते हैं एक माला हो गई। और इसके साथ ही ये संकल्प यानी भूमि पूजन से पहले 11,000 बार और मंदिर निर्माण पूर्ण होने तक 1.25 लाख बार ये शंकर ध्वनि करेंगे। राम के रंग में रंगी अयोध्या उत्साह के चरम पर है। आज से 3 दिन का अनुष्ठान शुरू हो गया है। विधि विधान से 5 ब्राह्मणों ने प्रथम पूजनीय श्री गणेश की पूजा की। गणेश के बाद श्री राम की कुलदेवी बड़ी देवकाली की पूजा की। बड़ी देवकाली के बाद सीता की छोटी देवकाली की पूजा की गई। राम जन्मभूमि परिसर में 9 शिलाओं का भी पूजन किया गया है। जो मुख्य पूजा है वो राम जन्मभूमि के भीतर गणेश लक्ष्मी की आज पहले दिन पूजा हो रही है। कोई भी पूजा शुरू करने से पहले गणेश की पूजा सबसे महत्वपूर्ण होती है, इसलिए वहां पर हो रही है। उसके अंदर मीडिया को इजाजत नहीं है, लेकिन इसी तरीके के सिंबॉलिक सब जगह पर पूजा की जा रही है जिससे कि इसकी भव्यता को बढ़ाया जा सके। 5 अगस्त को सब कुछ मंगलपूर्ण हो, इसकी समीक्षा के लिए आज सीएम योगी आदित्यनाथ भी अयोध्या पहुंचे। उन्होंने हनुमानगढ़ी में पूजा पाठ की और भूमि पूजन के कार्यक्रमों की समीक्षा की। भूमि पूजन के लिए 100 पवित्र नदियों का जल और 150 पवित्र देवालयों की मिट्टी प्रयोग की जाएंगी। कार्यक्रम में 175 मेहमानों को न्योता दिया गया है। इसमें नेपाल के साधु संत भी शामिल हैं। हमने इस आयोजन में भारतवर्ष की लगभग 36 आध्यात्मिक परंपराओं के 135 संतों को निमंत्रण भेजा है। ये आध्यात्मिक परंपराएं लगभग भारतवर्ष के भूगोल का प्रत्येक हिस्सा स्पर्श करती है। नेपाल के संत भी आएंगे। भूमि पूजन का निमंत्रण कार्ड भी बेहद खास बनाया गया है। इस कार्ड में सिक्योरिटी कोड लगाया गया है। हर कार्ड पर विशेष नंबर के आधार पर प्रवेश मिलेगा। हमारे साथ इकबाल अंसारी हैं जो कि बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे हैं, लेकिन आज उन्हें सबसे पहला आमंत्रण कार्ड मिला और इस तरीके का ये कार्ड है, आमंत्रण कार्ड है राम जन्मभूमि मंदिर के भूमि पूजन और कार्यारंभ का। बाकायदा इस कार्ड को अगर आप देखें तो इस कार्ड में ऊपर में लोगो लगा है, राम जन्मभूमि का जो लोगो है तीर्थ क्षेत्र का। उसके बाद भगवान राम की वो मूर्ति है, प्रतिमा, जो कि गर्भगृह की मूर्ति है। भूमि पूजन के लिए मेहमानों में सबसे पहले बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी को कार्ड दिया गया है। सुनिए वो भी कितने उत्साहित हैं। अयोध्या धर्म की नगरी है और हमारे यहाँ जो तहजीब है, गंगा जमुनी तहजीब है हिंदुओं में, वो बरकरार है। हम ऐसे भी जो है अयोध्या में मठ मंदिर में भी आते जाते रहते हैं, हमारा कोई रोक टोक नहीं है। और हमेशा हमने, हमारा धर्म जो है वो सब देवी देवताओं का सम्मान करता है, हम भी करते हैं। ये कार्ड हमको मिला है तो हम जरूर जाएंगे। सुरक्षा के लिहाज से भी तैयारियां पूरी हो गई हैं। भूमि पूजन के कार्यक्रम में एक बार प्रवेश करने पर कोई मेहमान बाहर नहीं निकल सकेगा। मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और कैमरा ले जाने पर पाबंदी रहेगी। 5 अगस्त को किसी भी वाहन को शहर के भीतर प्रवेश नहीं मिलेगा। रंगमहल बैरियर तक ही गाड़ियां ले जाने की अनुमति होगी। मेहमानों को सुबह 10:30 बजे तक प्रवेश सुनिश्चित करना होगा। भूमि पूजन का कार्यक्रम सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक चलेगा। पहले हनुमानगढ़ी मोदी जी आएंगे और हनुमानगढ़ी आएंगे तो वैदिक मंत्रों के द्वारा, वेद पाठी ब्राह्मण के द्वारा उनको लाएंगे हनुमान जी के सामने में, स्वस्ति वाचन के साथ में संकल्प कराएंगे। संकल्प कराने के बाद आरती कराएंगे। आरती कराने के बाद परिक्रमा करेंगे। परिक्रमा करने के बाद प्रसाद लेंगे, कुछ संतों से आशीर्वाद लेंगे, पुनः वापस हो जाएंगे। 11-12 के बीच का कार्यक्रम है। अब ये भी जान लीजिए कि 5 अगस्त को पीएम आएंगे तो वो कब क्या करेंगे। पूरी अयोध्या राम में है। अयोध्या में राम धुन बज रही है। त्रेता युग में जब राम अयोध्या लौटे थे उस वक्त जैसा माहौल था, आज वैसा ही नजारा पूरी अयोध्या में देखने को मिल रहा है। अयोध्या को सजाया संवारा गया है
अयोध्या के लोग दिवाली सा त्योहार मना रहे हैं। राम के रंग में रंगी अयोध्या अब 5 अगस्त का इंतजार कर रही है। अयोध्या में जगह जगह रामचरितमानस का अखंड पाठ शुरू हो गया है। अब हर अयोध्यावासी, हर राम भक्त इसी आस में है कि कब आए 5 अगस्त, कब पूरी हो जाए मन की सबसे बड़ी इच्छा। श्वेता सिंह, कुमार अभिषेक, शिवेंद्र श्रीवास्तव और संजय शर्मा के साथ अशोक सिंघल, अयोध्या आज तक। हालांकि जिस तरह से अयोध्या में आप आम दिनों में भी अगर राम का नाम ले लें तो लोग पलटकर आपकी ओर देखते हैं। आज राम का नाम हर जगह आपको सुनाई देगा, अयोध्या नगरी में कहीं भी गुजरे। लेकिन आपने कभी सोचा है कि जो लोग यहाँ पर आते थे इस दौर में भी, जिस दौर को विवादित कहा जाता था, उस दौर में जो लोग सामान लेकर आते थे, अपने आराध्य के लिए कुछ भेंट लेकर आते थे, तो वो चीजें कहाँ रखी जाती थी? आज हमने वो जगह आपके लिए हाजिर की है अपनी इस रिपोर्ट के जरिए, और साथ ही जो विवादित भूमि है जिसे हमेशा एक कांटेदार बाड़ों में घेर कर रखा गया, वहां से हमारी एक रिपोर्ट जरूर देखिए कि किस तरीके से वहां पर टेंटों के जरिए तैयारियां भूमि पूजन की, विशिष्ट अतिथियों को के स्वागत के लिए पूरी तरीके से तैयार की गई। इन दिनों अयोध्या में अद्भुत रामलीला रची गई है। एक ऐसी रामधुन बज उठी है जिसमें 500 वर्षों के संघर्षों के नाद है। राजा राम के अयोध्या में उल्लास की ऋतु घिराई है। अयोध्या नगरी को आपको देखना है अगर, तो यहां से देखिए और आपको पता चलेगा कि जो धर्म ध्वजाएं लहरा रही हैं और पीले रंग से रंगी हुई अयोध्या नगरी दिख रही है, तो वो कैसी तस्वीर है। वो पूरा मार्ग यहां से आपको साफ साफ दिखता है, जहां से आपको पहली पताका हवा में लहराते हुए दिखती है, और उसके बाद से हर एक छोटी बड़ी इमारत, घर, दुकान, सबको पीले रंग में रंग दिया गया है यहाँ पर। कि वहां से लेकर पूरी अयोध्या भगवा पताका में रंगा हुआ और पूरी अयोध्या पीले रंग में सराबोर। तो पीले रंग का कई कारण है। एक कारण आप देखिए, वहां से जब देखेंगे तो आपके नेत्र जो है सुखमय हो जाएगा। दूसरी चीज आप देखेंगे कि उसमें विभिन्न भगवान से जुड़े हुए कलाकृति बनना है, वो जब बनता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। और तीसरी बात, भगवान को अति प्रिय है, इसके नाते देखिए भगवा के साथ साथ पूरी अयोध्या पीलामय वातावरण में है। अयोध्या में सबसे ऊंची है हनुमानगढ़ी की ये छत। यहाँ से पूरी अयोध्या दिखती है। लेकिन अब अयोध्या के रखवाले हनुमान जी के प्रभु राम खुद विराजने आ रहे हैं अपने भव्य दिव्य भवन में, अपने मंदिर में। तो उनके मंदिर की बात ही कुछ और होगी। हम लोग की मांग थी, जब ट्रस्ट का गठन हुआ, ट्रस्ट के लोगों से हम लोगों ने प्रार्थना किया कि राम जन्मभूमि गगनचुंबी बने, कि देखने में जो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम है, पार ब्रह्म परमात्मा और राजा थे, राजा का अनुरूप बनना चाहिए। लेकिन हम लोग की मांग थी कि भगवान से राम जिनके भजन में, जिनके मनन में हनुमान जी मस्त रहते हैं, विलीन रहते हैं, लीन रहते हैं, उनकी सरकार की भव्य और दिव्य मंदिर बनना चाहिए। इसके नाते भव्य और दिव्य मंदिर निर्माण की हम लोग मांग कर रहे थे, वो कल्पना पूरी हो रही है। अयोध्या में राम का मंदिर भले अब तक अस्थायी रहा हो, लेकिन राम की भक्ति तो अस्थायी नहीं हो सकती थी। अयोध्या में प्रभु राम को भेंट आती रही है। उनका अपना भवन नहीं था, तो अयोध्या के प्रशासन ने अयोध्या की जेल में डबल लॉक में प्रभु राम की चीजें रख दी थी। प्रभु श्री राम को कोई अपनी श्रद्धा से चावल का एक दाना भी दे दे, वो भी स्वीकार हो जाता है। लेकिन हम यहाँ पर जो जिला कोषागार है उसके डबल लॉक के सामने मौजूद हैं, और ऐसा समझिए कि यहाँ पर इतने सालों में, यानी कि विवाद के सालों के बाद से
जितनी भी चीजें लाई गई वो श्री राम के लिए चूंकि और कहीं रखी नहीं जा सकती थी, तो पूरी तरीके से सुरक्षा के साथ यहां पर रखा गया है। डबल लॉक, सीधे से शब्दों में देख लीजिए तो 2 ताले यहां पर लगाए जाते हैं, लेकिन इसके भीतर जो प्रशासनिक अधिकारी हमें जानकारी देते हैं उसके अनुसार 230 ग्राम गोल्ड, 5019 ग्राम सिल्वर और 1531 ग्राम बाकी धातु, बाकी बहुमूल्य धातु इसमें है। और बहुत ध्यान से, बहुत सहेज कर इतने सालों से रखा गया है। वो प्रक्रिया भी अब शुरू हो रही है कि किस तरीके से इसे आगे हैंडओवर किया जाएगा, चूंकि अब भूमि पूजन और उसके साथ ही मंदिर निर्माण शुरू होना है। लेकिन यहां पर और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है वो शिला जो कि रखी गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी बनवीर सिंह भी इस समय हैं। बनवीर, आप उस समय शिला पूजन के समय भी थे यहाँ पे। ये जो शिला है ये क्या है? 2002 में जो एक तरह से कहा जाए राम मंदिर निर्माण आंदोलन के अगुआ थे रामचंद्र परमहंस, उन्होंने ये शिला लेके दान करने के लिए आगे निकले और ये राम जन्मभूमि परिसर में शिलाएं जानी थी। लेकिन हुआ क्या था कि उसके पहले गोधरा कांड हुआ था और कई चीजें थी, थोड़ा टेंशन का माहौल था। इसलिए शत्रुघ्न सिंह जो पीएमओ कार्यालय में एक अयोध्या सेल के इंचार्ज थे, वो यहाँ आए और उन्होंने इस शिला को अपने पास लिया। लेकिन चूंकि उस समय कोर्ट में मुकदमा चल रहा था, इसलिए इस शिला को राम जन्मभूमि परिसर नहीं ले जा सकता, इसलिए डबल लॉक कोषागार में रखा जाए। तो अब ये सारी चीजें हैंडओवर की जा रही हैं और एक एक चीज जो इतने सालों से अयोध्या ने सहेज कर रखी यहाँ के प्रशासन ने, अब रामलला को सौंपने की बारी है। अयोध्या के 5 अगस्त के भूमि पूजन से पहले सोमवार को ही मंदिर निर्माण का अनुष्ठान शुरू हो चुका है। अयोध्या के राजा की पदवी रखने वाले विमलेंद्र मोहन मिश्र ने मान्यताओं के मुताबिक भगवान राम की कुलदेवी बड़ी देवकाली और सीता के साथ अयोध्या आई छोटी देवकाली की पूजा करवाई। अयोध्या में एक तरह से उत्सव मनाया जा रहा है। 14 वर्ष के वनवास के बाद जब श्री राम आए थे तब किस तरह से दीपावली मनी थी, आज भी सब मनाते हैं। तो अब समझिए कि जब भूमि पूजन होना है तो वो कब से शुरू होता है। कुल देवी की पूजा जिस तरह से माता सीता की भी और श्री राम की भी। तो राजा अयोध्या इस समय हमारे साथ हैं। कैसा वो अनुभव होता है जब एक राजा भी नतमस्तक हो जाता है अपने आराध्य के सामने? देखिए, आज के जमाने में राजा नहीं हूं, मैं एक साधारण नागरिक हूं और आराध्य तो आराध्य होता है, राजा और रंग सबके लिए। और आज माँ सीता की कुलदेवी छोटी देवकाली जो अयोध्या में स्थित है उनका मैंने पूजन किया और तत्पश्चात मैं भगवान श्री राम की कुलदेवी माँ बड़ी देवकाली का भी पूजन किया। जैसे ही गणेश लक्ष्मी की पूजा शुरू हुई गौरी गणेश की परिसर में, उसके बाद मैंने ये पूजा किया है, क्योंकि कुल देवी का पूजा किसी भी उसके लिए धार्मिक अनुष्ठान के लिए बहुत ही आवश्यक है। भूमि पूजन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा संत महात्मा और चुनिंदा विशेष अतिथि आ रहे हैं। उनके बैठने के लिए विशेष पंडालों की व्यवस्था की गई है। व्यवस्था है यहाँ पर भूमि पूजन की, वो भी हम आपको दिखाते हैं किस तरह के टेंट्स लगाए गए हैं और आगे कैसी व्यवस्था है। तो आप अगर बाईं ओर देखेंगे तो आपको वो टेंट नजर आएगा जिसके नीचे भूमि पूजन का जो पूरा आयोजन है, पूरा कार्यक्रम है, जहां पर संपूर्ण देश से आए हुए प्रकांड पंडित बैठेंगे और वहां पर मंत्रोच्चार के साथ भूमि पूजन का जो पूरा आयोजन है वो संपन्न होगा। उसके बगल में जो आप टेंट देख रहे हैं वहां पर जितने भी गणमान्य अतिथि, जो कि बहुत कम जिनकी संख्या है, 200 से अंदर बताई जा रही है, फोन करके सबको बताया गया है और यहाँ पर अयोध्या आने के बाद उन सबको निमंत्रण पत्र दिया जाएगा ताकि वो भीतर जा सकें। इसके साथ ही जो सुरक्षा है वहां पर किसी भी तरह की ढील नहीं दी गई है। ये पूरा जो क्षेत्र है, जो तैयारियां हैं, ये जो टेंट्स, जर्मन टेंट्स बताए जाते हैं, किसी भी तरह के मौसम में, किसी भी तरह की कितनी भी घनघोर बारिश क्यों ना हो जाए, ये टेंट्स बिल्कुल भी उसमें व्यवधान नहीं पड़ने देंगे। और साथ ही सुरक्षा की जो रेखाएं आप देख रहे हैं यहाँ पर, जो पीले ग्रिल्स हैं, वो हमेशा हमेशा यहाँ पर उस भूमि को रेखांकित करने का जरिया रहे हैं। अब सबको बस उम्मीद है कि अच्छे से यहाँ पर पूजा पाठ हो। विवाद का जो टैग है वो तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद खत्म हो चुका है, लेकिन अब अयोध्या एक नए सवेरे का इंतजार कर रही है, अपने रामलला की सदियों के वनवास को पूरे होने की प्रतीक्षा कर रही है। बनवीर सिंह और कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, अयोध्या आज तक।
तो देखिए, अयोध्या की तैयारी तो पूरी है, अयोध्या की प्रतीक्षा भी चल रही है, लेकिन इस सब के बीच राजनीति कम नहीं हो रही है, क्योंकि 5 अगस्त को भूमि पूजन है, लेकिन उससे पहले कोई ना कोई विवाद का मुद्दा खड़ा कर ही लिया जाता है। विवाद का एक मुद्दा ये उठा था कि क्या प्रधानमंत्री को भूमि पूजन के लिए जाना चाहिए या फिर एक प्रधानमंत्री के लिए यह सांप्रदायिक होगा। अब जब गृह मंत्री अमित शाह को कोरोना जैसे ही उन्हें डिटेक्ट हुआ, जैसे ही वो कोरोना पॉजिटिव हुए, वैसे ही एक नए सिरे से राजनीति शुरू हुई। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने यहां तक सवाल उठा दिए कि क्या मुहूर्त सही है, सनातन परंपरा पर उन्होंने सवाल उठाए। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ से जवाब दिया। योगी आदित्यनाथ और पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती का कहना है कि जिन राम के नाम से ही मुहूर्त तय हो जाते हैं, वहां मुहूर्त की क्या बात हो। ये जो मुहूर्त निकाला गया है, ये मोदी जी की सुविधा अनुसार निकाला गया है। मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि चतुर्मास खत्म हो जाने दीजिए, शुभ कार्य में देव उठ जाएं, उसके बाद आप शिलान्यास करिए। आज़ादी के तत्काल बाद श्री सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार के साथ ही प्रारंभ हो सकता था, लेकिन जब लोगों के लिए देश से महत्वपूर्ण सत्ता हो जाती है तो वे लोग अपने राजनीतिक सत्ता के लिए जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, समाज को जाति मत मजहब के आधार पर बांटते हैं। उमा भारती जी वहां क्यों नहीं जा रही हैं? मैं उनसे स्पष्ट पूछना चाहता हूं, सवाल पूछ रहा हूं कि क्या मुहूर्त सही है, हमें बताएं तो। इस पर भाजपा क्यों मौन है? विश्व हिंदू परिषद इसमें क्यों मौन है? जो भी साधु संत, जो महात्मा हैं, जो विश्व हिंदू परिषद को समर्थन करते हैं, वो क्यों मौन है? जैसे ही प्रधानमंत्री जी चले जाएंगे, मैं उस स्थान पर पहुंच जाऊंगी। क्यों हम कठिनाई खड़ी करें? जितना मैं तो सबसे अपील करूंगी, मेरा तो मानना था कि वहाँ 5 या 6 लोग ही रहते। तो राजनीति चलती रहेगी और इस सब के बीच अयोध्या में जो भूमि पूजन होना है, उस पर जुड़ी जो तमाम खबरें हैं उसकी खास कवरेज हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। लेकिन अभी हम दूसरी खबर का रुख करते हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु का जो मामला है, उसकी जो पूरी गुत्थी है वो उलझती चली जा रही है। बिहार पुलिस के कई अफसर मुंबई पहुंचे जांच करने के लिए। हम आपको यहां पर यह भी बता दें कि सुशांत राजपूत के जो पिता हैं, उन्होंने अपनी तरफ से एक दावा किया जिससे अचानक सनसनी मच गई। उन्होंने कहा कि उन्हें पहले से शक था कि उनके बेटे की जान को खतरा है और 25 फरवरी की तारीख उन्होंने दी कि बांद्रा पुलिस को इस बाबत जानकारी दी गई थी। इसके बीच बिहार पुलिस की जो तफ्तीश चल रही है, मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस जिस तरह से बिहार को रोकने की कोशिश कर रही है, उस बीच मुंबई में ये भी कहा गया है कि दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत की मौत में कोई कनेक्शन नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थी उलझती ही जा रही है। इस मौत मिस्ट्री में नया ट्विस्ट। सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने ये कहकर ला दिया कि उन्होंने बांद्रा पुलिस को 25 फरवरी को ही बता दिया था कि सुशांत की मौत हत्या हो सकती है। 25 फरवरी को मैंने बांद्रा पुलिस को आगाह किया था कि मेरे बेटे सुशांत की जान को खतरा है, परंतु उन्होंने कुछ नहीं किया। 14 जून को जब मेरे बेटे की जान चली गई तो हमने 25 फरवरी में नामित लोगों के विरुद्ध एक्शन लेने को कहा, परंतु 40 दिन के बीत जाने के बाद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। ये आरोप बेहद सनसनीखेज है, क्योंकि पहले से ही सुशांत की मौत को उनकी पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि 8 जून को सुशांत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान ने खुदकुशी की। 8 जून को ही रिया चक्रवर्ती ने सुशांत का घर छोड़ा और सिर्फ 6 दिन के भीतर ही 14 जून को सुशांत ने खुदकुशी कर ली। तो क्या सुशांत की खुदकुशी का राज दिशा सालियान की खुदकुशी से जुड़ा हुआ है? क्या ये महज इत्तेफाक था कि जिस दिन दिशा ने खुदकुशी की उसी दिन रिया ने सुशांत का घर छोड़ा? ये सवाल हर उस आदमी के जहन में है जो सुशांत की मौत का सच जानना चाहता है, मगर मुंबई पुलिस इन सवालों को खारिज करते हुए कहती है कि रिया तो खुद डिप्रेशन में थी। कल तक मुंबई पुलिस खुलकर नहीं बता रही थी कि दिशा सालियान की मौत से सुशांत की मौत का कोई कनेक्शन तो नहीं, मगर आज खुद मुंबई पुलिस कमिश्नर ने जो बताया वो शक को और गहरा कर रहा है। ऐसा हमारे स्टेटमेंट्स में आया है कि जब उनका नाम दिशा सालियान के साथ जोड़ा गया तो उससे बहुत इमोशनली डिस्टर्ब हो गए थे और
जितना हमने अभी तक इन्वेस्टिगेशन किया है उसमें ऐसा मालूम पड़ा है कि वो दिशा सालियन जो कि एक कॉर्नर स्टोर नाम की मैनेजमेंट कंपनी के लिए काम करती थी, उनकी मुलाकात सिर्फ सुशांत सिंह जी से सिर्फ एक ही बार हुई थी। मुंबई पुलिस की माने तो सुशांत को इस बात का डर सता रहा था कि कहीं दिशा सालियान की मौत में उनका नाम न घसीट लिया जाए। उन्होंने अपनी एक एडवोकेट को मैसेज करके पूछा था कि दिशा सालियन है कौन, तो अननेसेसरीली कुछ ये जो कुछ सोशल मीडिया में इस प्रकार का एक कैंपेन चलाया गया था उनको दिशा सालियन से लिंक करने का, जिसकी वजह से वो कुछ इमोशनली डिस्टर्ब हो गए थे। मुंबई पुलिस की माने तो सुशांत लगातार सोशल मीडिया पर नजर बनाए हुए थे कि दिशा को लेकर सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है। इतना ही नहीं, सुशांत बार बार बाइपोलर डिसऑर्डर और खुदकुशी करने के तरीके भी सर्च करते थे। सोशल मीडिया वो अक्सर देखा करते थे और सोशल मीडिया में जो हमने एग्जामिन किया है वह बार बार अपना नाम देखते थे, उनके बारे में क्या लिखा जा रहा है गूगल सर्च में, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, पेनलेस डेथ, इस प्रकार की चीजें वो बार बार सर्च कर रहे थे। सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी ने भी आज तक को ये बताया था कि 13 जून को सुशांत उनके पास आए थे। वो दिशा की मौत को लेकर परेशान थे। दिशा एंड सुशांत का सिर्फ एक बार ही इंटरेक्शन हुआ था सर। स्टिल द मीडिया इज सेइंग कि सुशांत सिंह राजपूत's मैनेजर हैड कमिटेड सुसाइड। देन दिस न्यूज़ वाज वेरी इट अपसेटेड हिम वेरी मच। मुंबई पुलिस की माने तो बिहार पुलिस इसीलिए दिशा सालियान और सुशांत की खुदकुशी को जोड़कर जांच करना चाहती है। इन्वेस्टिगेशन का अधिकार तो जो हमारी जुरिडिक्शन में कोई भी केस होता है हमको ही होता है, और अगर किसी दूसरी जुरिडिक्शन में केस किसी को कंप्लेंट प्राप्त होती है, द प्रोसीजर इज दे हैव टू ट्रांसफर द केस टू अस एंड द राइट ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज टोटली विद द लोकल पुलिस। मुंबई पुलिस की माने तो जब दिशा ने खुदकुशी की उसके घर में मंगेतर समेत 6 लोग थे। सभी के बयान दर्ज हैं और किसी ने किसी पर शक नहीं जताया। कुछ दिनों से 8 तारीख से पहले से मिस दिशा सालियन अपने फियांसी श्री रोहन रॉय के घर पर थी, रीजेंट गैलेक्सी नाम की बिल्डिंग में, और उस रात को 8 की रात को उनके 4 और फ्रेंड्स वहां पे दीप अजमेरा, श्री इंद्रनील वैद्या, हिमांशु एंड रेशा पडवल नाम के 4 उनके फ्रेंड्स और मौजूद थे। जांच में ये भी मालूम चला है कि सुशांत के खाते में जून 2019 से जून 2020 के बीच करीब 14.5 करोड़ रुपए थे, जो अब करीब 4 करोड़ बचे हैं। यहाँ भी मुंबई पुलिस रिया चक्रवर्ती को एक तरह से क्लीन चिट दे रही है। लेकिन जो एक चार्ज लगा है कि वहां से पैसा रिया चक्रवर्ती के अकाउंट में ट्रांसफर हुआ, उस प्रकार का अभी हमको कोई करॉबोरेशन नहीं मिला है। सुशांत का परिवार आरोप लगाता रहा है कि सुशांत के पैसे रिया ने हड़प लिए। इस सवाल पर भी कमिश्नर साहब कहते हैं कि सुशांत के परिवार से रिया का विवाद चल रहा था। लेकिन मुंबई पुलिस के दावे और जांच दोनों सुशांत के परिवार के गले नहीं उतर रहे, क्योंकि सुशांत के पिता कह रहे हैं कि मुख्य आरोपी भाग रहे हैं। पटना पुलिस तुरंत एक्शन में आई और परंतु मुजरिम अब भाग रहे हैं। हम सभी को चाहिए कि पटना पुलिस को मदद करें। सुशांत के पिता का निशाना रिया चक्रवर्ती पर है, मगर रिया कहां है किसी को नहीं मालूम। उधर ईडी ने आज सुशांत के सीए संदीप श्रीधर को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ के लिए बुलाया। संदीप आज तक से बातचीत में दावा कर चुके हैं कि सुशांत के खाते में उतने पैसे थे ही नहीं जितना उनका परिवार दावा कर रहा है। मतलब ये कि जांच गोल गोल घूम रही है। सुशांत की मौत का रहस्य कब उठेगा कुछ नहीं कहा जा सकता। पटना से रोहित कुमार सिंह और मुंबई से सौरभ वक्तानिया, दिव्येश और सुजीत कुमार झा के साथ आज तक ब्यूरो। लेकिन इस सब के बीच जो सुशांत के पिता की तरफ से दावा किया गया है वो सबसे ज्यादा सनसनीखेज है। वो ये कि उन्हें पहले से ऐसा खतरा महसूस हो रहा था कि सुशांत की जान पर खतरा हो सकता है, और सुशांत के जो जीजा जी थे जो कि आईपीएस अधिकारी ही हैं, उन्होंने भी इस बाबत मुंबई में डीसीपी जोन 9 को एक लिखित व्हाट्सएप पर एक कंप्लेंट दी थी। ये सारा मामला क्या है, क्या सफाई दी जा रही है मुंबई में पुलिस द्वारा, ये सारी चीजें इस रिपोर्ट में देखिए। रिया के पिता रिटायर्ड डॉक्टर हैं। सुशांत से जुड़ने के कुछ दिन बाद वो सुशांत के घर में शिफ्ट हो गई, ये दिखाते हुए कि वो डिप्रेशन से जूझ रहे सुशांत की मदद कर रही है।
सुशांत को एयरपोर्ट के पास एक रिजॉर्ट में रिया और उसके परिवार वाले लेकर गए और कुछ महीने रुके। उस वक्त से वो सुशांत को और उसके कारोबारी मामले को मैनेज कर रहे थे। वहीं से हालात बिगड़े। जब मामला हाथ से बाहर निकला तब सुशांत ने मेरी पत्नी को फोन किया। वो हमारे साथ 2-3 दिन तक रहा और फिर शूटिंग की वजह से वापस लौटा। पर सुशांत के लिए वफादार रहे उसके टीम के सदस्यों को रिया ने निकालना शुरू किया और उसकी जगह अपनी पसंद के लोगों को लगाया। यहां से हालात और बिगड़े। सुशांत की तीसरी बहन जो दिल्ली में रहती है और पेशे से वकील है, सुशांत के पास आती जाती रहती थी। उसने अंदेशा जताया कि वो गलत लोगों के ग्रुप में फंस गया है और उसकी जान को खतरा है। तो सुशांत के पिता के जो आरोप हैं उस पर मुंबई पुलिस ने अपनी तरफ से सफाई दी है। बाकायदा एक प्रेस रिलीज जारी करके सफाई दी गई है। क्या है ये सफाई, ये भी हम आपको दिखाते हैं विस्तार से। मुंबई पुलिस के डीसीपी ऑपरेशंस ने ये प्रेस रिलीज जारी की है। पुलिस ने कहा है कि आज सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने एक बयान जारी करके 25 फरवरी को बांद्रा पुलिस में शिकायत दर्ज करने की बात कही है। ये साफ किया जाता है कि ऐसी कोई लिखित शिकायत उस तारीख को बांद्रा पुलिस स्टेशन में दर्ज नहीं की गई। हालांकि आईपीएस श्री ओपी सिंह जो रिश्ते में सुशांत सिंह राजपूत के जीजा हैं, उन्होंने इस मामले में डीसीपी जोन 9 को व्हाट्सएप संदेश भेजा था। तत्कालीन डीसीपी जोन 9 ने ओपी सिंह को फोन करके लिखित शिकायत दर्ज करने की बात कही थी। हालांकि ओपी सिंह इस मामले को बिना आधिकारिक शिकायत दर्ज कराए सुलझाना चाहते थे, जिसे डीसीपी जोन 9 ने मानने से इनकार कर दिया था। इस बीच बिहार पुलिस और मुंबई पुलिस को के बीच किस तरीके से ठन गई है वो भी हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि बिहार पुलिस ये चाहती है कि इस मामले की पूरी तफ्तीश हो, गहन तफ्तीश हो और कोई निष्कर्ष मिले इसमें से। और उसे ये एहसास हो रहा है कि मुंबई में ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। आईपीएस अधिकारी को आपने भेजा, वहां के एसपी पटना के पहुंचे मुंबई, लेकिन वहां उन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटीन कर दिया गया। सुशांत की मौत की जांच करने पटना से मुंबई पहुंचे सिटी एसपी विनय तिवारी के हाथ पर लगा ये क्वारंटीन का ठप्पा सिर्फ स्याही का एक ठप्पा नहीं है। ये ठप्पा सुशांत की मौत की जांच में रोड़ा बन रहे महाराष्ट्र प्रशासन के खिलाफ गवाही है। ये ठप्पा संदिग्ध बनाता है मुंबई पुलिस को। ये ठप्पा इस बात का प्रमाण बन जाता है कि बिहार पुलिस को सुशांत केस की जांच नहीं करने दी जा रही है। ये ठप्पा सवाल है कि सुशांत की मौत की जांच में रोड़े क्यों अटकाए जा रहे हैं। कल ही पटना के सिटी एसपी विनय तिवारी पटना से मुंबई पहुंचे थे। उन्हें खास तौर पर सुशांत की मौत की जांच के लिए भेजा गया था, मगर वो जांच में जुटते इससे पहले ही 14 दिन के लिए विनय तिवारी को गोरेगांव के गेस्ट हाउस में क्वारंटीन कर दिया गया। जो प्रोसीजर है बताया गया मुझे बीएमसी ऑफिसर्स के द्वारा कि यहाँ होम क्वारंटाइन का एक प्रोसीजर है, तो उसकी मोहर लगाई गई है, होम क्वारंटाइन किया गया है। आज तक संवाददाता सुजीत झा आधी रात को इस गेस्ट हाउस में पहुंचे तो विनय तिवारी के साथ हुए सलूक पर हैरान रह गए। पटना के सिटी एसपी विनय तिवारी यहाँ सुशांत सिंह राजपूत के मामले की जांच करने के लिए आए हुए थे, लेकिन उन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया है। मुहर आपने देखा है। और एक चीज सबसे बड़ी बात यह है कि मुंबई में एक नियम यह है कि एयरपोर्ट पर उतरने के बाद अगर आपके पास रिटर्न टिकट नहीं है 7 दिनों के अंदर, तब वो क्वारंटाइन करते हैं। लेकिन विनय तिवारी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आईपीएस अफसर कल जब एयरपोर्ट पहुंचे थे तो उन्हें किसी तरह से रोका टोका नहीं गया था, लेकिन खेल यहीं से शुरू हो गया था। उन्हें आईपीएस मेस में जगह देने की बजाय गोरेगांव में बीएमसी के इस गेस्ट हाउस में भेज दिया गया, वो भी इस फरमान के साथ कि उनके पास रिटर्न टिकट नहीं है, इसलिए उन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटीन रहना पड़ेगा। मैं अपने सीनियर ऑफिसर्स के आदेश के आलोक में आया हूँ। मुझे ऑर्डर दिया गया खाने का, तो मैं आया हूँ और एयरपोर्ट पर मुझे ऐसा कोई आदेश नहीं मिला, तो मैं आने के पश्चात गेस्ट हाउस में आने के पश्चात अपना काम शुरू कर दिया। समय काम शुरू करने के पश्चात मुझे बीएमसी ऑफिसर्स का फोन आता है, उन्होंने बताया कि प्रोसीजर है, तो सरकार का आदेश है, तो हम वो फॉलो कर रहे हैं। उसी के क्रम में होम क्वारंटाइन किया गया। इधर विनय तिवारी को क्वारंटीन किया गया, उधर बिहार में हड़कंप मच गया। खुद सीएम नीतीश कुमार बिफर पड़े। हमारे
सरकार की तरफ से डीजीपी ने पूरी सूचना दी है और वो खुद भी वहां बात करेंगे। उनके साथ जो कुछ भी हुआ है ये ठीक नहीं है, ये बातचीत करेंगे। आईपीएस के साथ हुए इस सलूक ने पूरे बिहार में हंगामा बरपा दिया। विधानसभा में पक्ष विपक्ष ने एक सुर में मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ आवाज उठाई। बड़े बड़े लोग, हम समझते हैं कि महाराष्ट्र सरकार के बड़े अधिकारी हो या बड़े नेता हो या सरकार से जुड़े लोग कहीं न कहीं इसमें बुरी तरह इन्वॉल्व हैं। 45 दिनों तक कोई एफआईआर नहीं होना और पटना पुलिस के जांच की राह में लगातार रोड़े अटकाए गए, जिस तरह से विनय तिवारी को क्वारंटीन में भेजा गया, ये तमाम जो गतिविधियां हैं उससे साफ है कि मुंबई पुलिस नतीजे पर इस पूरे प्रकरण को नहीं आने देना चाहती। महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेता संजय निरुपम भी हैरान है कि किसी आईपीएस के साथ ऐसा सलूक कैसे हो सकता है। जिस तरीके से उनको क्वारंटीन किया गया है वो निश्चित तौर पर आपत्तिजनक है। मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा कि वो तत्काल हस्तक्षेप करे इस पूरे मामले में और जो अधिकारी हैं जिनको क्वारंटीन किया गया उनको रिलीज करे। बिहार के डीजीपी को भी खबर लगी तो वो भी गुस्से से आग बबूला होकर मुंबई पुलिस को नियम और कायदे याद दिलाने लगे। इसकी जरूरत नहीं थी, उसमें ऑफिशियल काम से कोई पदाधिकारी गया है, सूचना दे करके गया है, आईपीएस मेस में एकोमोडेशन का रिक्वेस्ट करके गया है, अपने लिए वाहन का रिक्वेस्ट करके गया है, तो वो कोई सीक्रेटली नहीं गया है। जाने के पहले भी मुंबई पुलिस को मालूम था कि वो आ रहे हैं। जब हंगामा बरपा तो मुंबई पुलिस ने अपने सिर की टोपी उतारकर बीएमसी के सिर पर ट्रांसफर कर दी। मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, बीएमसी ने कार्रवाई की होगी। क्वारंटीन का जो अधिकार है वो पूरा बीएमसी के पास है, उसकी जानकारी मुंबई को। खुद महाराष्ट्र सरकार का रवैया बता रहा है कि उनकी सरकार की सारी एजेंसियां सुशांत के मसले पर एक ही राह पर चल रही हैं। बिहार पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी जो मुंबई में आए हैं, उनको पुलिस ने नहीं बल्कि जो बीएमसी है उनके हेल्थ डिपार्टमेंट के लोगों ने नियम के अनुसार उनको क्वारंटाइन किया है। सवाल बढ़ते गए तो बीएमसी ने भी सफाई दी। सूत्रों के मुताबिक बीएमसी ने कहा है कि जो कुछ भी हुआ वो कोरोना पर केंद्र सरकार की गाइडलाइन के तहत हुआ। विनय तिवारी 7 दिन से ज्यादा रुकने वाले थे और उनके पास लौटने का टिकट नहीं था। उनके पास क्वारंटीन वाले ठप्पे से छूट का कोई पत्र भी नहीं था, इसलिए 18,03,695 ये कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा है हिंदुस्तान में। डराने वाली बात यह है कि एक दिन के भीतर पूरी दुनिया में सबसे अधिक इंक्रीज, सबसे अधिक बढ़त कोरोना संक्रमितों की बीते एक दिन में ही हुई है और इसीलिए सावधानी अतिरिक्त और ज्यादा जरूरी है। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।